हम लोग जो जला रहे, मेरा जो बल्ब जल रहा है कौन से पावर से जल रहा है, और जो मेरा जो मीटर एनर्जी मीटर जो मेरा घर में मीटर लगा वो मेरा कौन से पावर दिखा रहा है। हाँ, तो यही सब तो पढ़ना है डिप्लोमा में। क्या होता, जब बजरंगबली उड़ करके जा रहे थे लंका, तब बीच में एक राक्षसी आ गई थी, समुद्र के बीचों बीच से एक राक्षसी निकल के, इतना बड़ा राक्षसी, विशाल राक्षसी है। तो उस राक्षसी ने कहा, तो सबसे पहले समझिए कि ये जो पावर दोनों फॉर्मूला ये निकला कहां से। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे कि पावर कितने टाइप्स के होते हैं, पावर क्या होते हैं, और पावर से रिलेटेड हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में हम लोग फिर से शुरू कर दिए हैं इस सब्जेक्ट को। इसको हम लोग बीच में छोड़ करके हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए थे, लेकिन फिर से हम लोग इस सब्जेक्ट में वापस आ गए। और दोस्तों एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं, ये यूनिट 1 का ही है, ठीक है। पावर इन एसी सर्किट। पावर एसी सर्किट में पावर क्या है। पावर देखिए, आपने ये पावर का दो का फॉर्मूला या फिर पावर का अपने 12 में मैंने आपको पढ़ाया था, पावर P बराबर होता है VI cos phi। मैंने आपको पढ़ाया था ना VI cos phi। तो क्या आपको पता है ये जो पावर है ये P बराबर VI cos phi आया कहां से है? क्या ये आपको पता है? एक और पावर होता है Q बराबर VI sin phi। क्या आपको पता है ये दोनों जो फॉर्मूला निकला है, ये दोनों फॉर्मूला मोस्ट पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है ये दोनों फॉर्मूला, है ना। और इससे कई तरीके के हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं आपको बनाने सिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पावर है, ये दोनों पावर का फॉर्मूला आया कहां से। तो देखिए ये जो दोनों पावर है, ये हम लोग एसी सर्किट में पावर का हम लोग बात कर रहे हैं, एसी सर्किट में। इससे पहले हम लोग डीसी सर्किट में पावर का बात कर चुके। डीसी सर्किट में पावर का डिफिनेशन सिंपल सा होता था कि सर पूछते थे कि बता रहे व्हाट इज पावर, तो आप लोग बोलते थे सर पावर जो है ना, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज और करंट के गुणनफल को हम लोग पावर बोलते हैं। इसका सर एसआई यूनिट जो होता है ना, एसआई यूनिट वो होता है सर वाट होता है, सर वाट। एसआई यूनिट वाट होता है पावर का। सर पावर का इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं सर, पावर बराबर होता है वर्क डन बटा टाइम। सर ये भी पावर का फॉर्मूला होता है सर, जिसका यूनिट होता है सर जूल पर सेकंड। तो ये सब हमने बचपन में पढ़ा था, क्लास 10 में भी पढ़ा है, क्लास 11 में भी पढ़ा है, 12 में भी पढ़ा है। तो दोस्तों 12 में हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में, जब आपका अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर था, याद कीजिए आप लोग, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, वहां पर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह पढ़ा था, तब वहां पर दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था पावर का VI cos phi ये फॉर्मूला। तो पावर इन एसी सर्किट पूरा डिराइव करवाया। लेकिन आज फिर से हम लोग समझेंगे ये जो पावर ये आया कहां से, ये दोनों का फॉर्मूला मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोग पढ़ रहे हैं एसी सर्किट में पावर, पावर इन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट जो है ना दोस्तों, उसका दो कंपोनेंट होता है। एसी सर्किट आर अवेलेबल इन 2 कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिखाता हूं, तो सबसे पहले समझिए कि करंट और वोल्टेज का किस तरीके से उसका वेव डायग्राम होता है। तो मान लेते हैं ये 0 है, ये 0 एंगल लाइन है, ठीक है। यहां से करंट बढ़ रहा है ना, तो इसको अभी नहीं दिखाते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम यानी वेव डायग्राम बना करके दिखाता हूं। तो मान लेते हैं हम अभी जो हम लोग जानते हैं कि करंट, एसी करंट का आपका क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, VT बराबर होता है VM, IM बराबर होता है, मतलब IT बराबर होता है IM sin ओमेगा t होता है ना, और VT बराबर होता है VM sin ओमेगा t। तो दोस्तों इतना मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो यहां पर सिंपल से ये कब होगा, जब रेजिस्टिव सर्किट में होगा, यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट। फेज एंगल दोनों के लिए क्या होगा दोस्तों, 0 डिग्री, यानी फेज एंगल कुछ नहीं होगा दोनों के लिए, 0 डिग्री 0 डिग्री। तो इसका मतलब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, मतलब इसका वेव डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये एक बार ऊपर जाएगा, एक साइकिल नीचे आएगा, हाफ साइकिल ऊपर जाएगा, हाफ साइकिल नीचे आएगा। मैं समझाता हूं कि पावर का कॉन्सेप्ट आया कहां से एसी सर्किट में। तो जब भी एसी सर्किट में बात करेंगे तो उसमें एसी करंट और एसी वोल्टेज का वेव डायग्राम तो आएगा ही फिक्स से, है ना। तो ये एसी करंट है ना, ये करंट का डायग्राम मतलब वेव फॉर्म है, तो करंट IM sin ओमेगा t, ठीक है। और एगो वोल्टेज का इसके साथ साथ बना देते हैं, तो इसका साथ साथ वोल्टेज का भी, तो यही वाला पहले वोल्टेज ही लिख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ये वोल्टेज का, उसके नीचे नीचे करंट, ये करंट है मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी दोनों जो ना सेम फेज में है ना, दोनों का सेम फेज है। तो ये हो जाएगा करंट का IM sin ओमेगा t। यहां से आता है पावर, तो करंट और वोल्टेज को गुना कर दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका पावर। तो दोनों के लिए पावर यहां से शुरू होगा, है ना। दोनों के लिए पावर यही इसी पॉइंट पर दोनों मिल रहा है। तो दोनों के लिए ये हो गया दोस्तों पावर का। तो PT बराबर हो जाएगा PM sin ओमेगा t, ठीक है। तो ये दोनों के लिए पावर आया। तो ये हुआ एसी सर्किट में पावर इस तरीके से जाता है, करंट और वोल्टेज के वेव डायग्राम के साथ, है ना। तो यहां पर समझिए, इसी को थोड़ा सा हम यहां से इतना भाग को काट करके निकाल लेते हैं, ठीक है।
इतना भाग को काट करके निकाल लेते, इतना भाग, ये मेरा पावर हो गया, तो इसको हम काट करके निकाल लेते। तो ये मेरा एक्सिस है ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इस तरफ हो गया, और ये मैक्सिमम कितना हाइट तक उसका एम्पलीट्यूड हो गया, कितना ऊंचाई तक ये जा रहा है, उसका हाइट कितना है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरा पावर का है, ध्यान से देखिए, ये हम अभी इतना हिस्सा काट के निकाल ले रहे हैं यहाँ से, है ना, इतना काट के निकाल लिए, ये जो पावर इस तरीके से जा रहा है ना, इसको इतना काट के निकाल लिए। तो ये पावर दोस्तों, और मैंने आपको क्लास 12 में पढ़ाया था, या फिर आपने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा था कि पावर बराबर होता है VI, होता है ना, वोल्टेज गुना करंट। तो इसी का देखिए दोस्तों, ये जो पावर है, ये किसी ना किसी एंगल के साथ झुका हुआ होगा, यानी किसी ना किसी एंगल बना करके वो जा रहा होगा। तो मान लेते वो एंगल फाई है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो इसका जो है ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हो गया, जीरो एंगल लाइन, और ये उसका एम्पलीट्यूड हो गया उसका मैक्सिमम हाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पावर है, ये जो पावर जा रहा है इस तरीके से, इस तरह, इसका दो को कंपोनेंट होगा, इसका दो को कंपोनेंट। जब इसको इस पावर का हम ये तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो दो भागों में टूटेगा। एक इसका हो जाएगा ये वाला हिस्सा जो इसका बेस के साथ बना हुआ है, एंगल के साथ, तो ये हो जाएगा मेरा P cos फाई। हमेशा आपको याद है कि जो एंगल के साथ रहता है वो cos फाई होता है, और जो इस तरीके से परपेंडिकुलर है वो होता है sin फाई, तो P sin फाई। तो दोस्तों ये, और P का वैल्यू है VI, तो P का वैल्यू हो जाएगा VI, तो ये हो जाएगा cos फाई। तो यहां भी हो जाएगा P का वैल्यू VI, तो ये हो जाएगा sin फाई। देखिए यहां से आता है दो गो पावर, एक पावर है इसको P से डिनोट करते हैं, P बराबर VI cos फाई, और एक इसको डिनोट करते हैं Q बराबर VI sin फाई। इसको Q क्या है, इसका नाम क्या है, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो मतलब समझे कॉन्सेप्ट कहां से निकाल के लाया, यहां से, इसका वेव डायग्राम से निकाल के लाया कि वेव डायग्राम में ये जो पावर जा रहा है इसका दो कंपोनेंट है। ये सर्किट है ना, एक तरीके का सर्किट में गुजर रहा है पावर, है ना। तो सर्किट में गुजर रहा है तो इसका दो कंपोनेंट है, एक ये वाला भाग तो है, देखिए यही वाला पावर तो है इधर से जा रहा है, मतलब एगो ये वाला भाग तो होगा, और यही वाला पावर तो है ऊपर से, तो ये वाला एगो हिस्सा हो गया ऐसा। तो हमको लेना कौन वाला, हम मेरा जो रियल में हमको जैसे पावर ट्रेवल कर रहा है, तो हमको पावर का कौन सा चीज, तो मैग्नीट्यूड उसका कौन वाला है, ये वाला। देखिए अभी पावर यहां से यहां तक पहुंचा, तो हमको कौन वाला लेना, ये वाला लेना। फिर मान लेते पावर यहां से यहां तक पहुंच गया, तो हमको यहां से यहां तक इतना मिला पावर, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक पावर मिला, फिर इस तरह से, है ना, फिर इस तरह से, तो इतना पावर मिला। यानी हम लोग पावर जो हमको मेन पावर मिल रहा है वो कौन वाला मिल रहा है, इसका बेस वाला तो मिल रहा है, आधार वाला तो, ना कि उसका परपेंडिकुलर, उसका मेरा कोई काम नहीं रहता, वो तो इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी, वो किसी तरीके से मेरा काम में नहीं आता है। मेरा काम में ये वाला आता है, ये वाला इतना, मतलब बेस वाला तो, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला तो, वर्टिकल लाइन वाला इमेजिनरी पार्ट में चला गया, है ना, वो मेरा काम नहीं देता। वो ऐसे सर्किट में खाली गुजरने के लिए, वो खाली गुजरता है, ऊपर नीचे खाली गुजरता है बस, एक बार ऊपर जाता है, फिर एक बार रिटर्न नीचे आ जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे। इसका मतलब जहां से पावर बना है, जनरेट हुआ है सब स्टेशन या फिर स्टेशन से, तो वहां से मेरा घर तक जो बिजली तो आ रहा है, जो पावर तो आ रहा है, तो वो जो मेन रास्ता जो ट्रेवल कर रहा है वो ये वाला है VI cos फाई, है ना। आज जो मेरा ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, उसके बीच में उसको आने जाने में जो उसके साथ आ रहे हैं, वहां से जो बन करके आपके घर तक आया, तो उसको लाने वाला कौन है, ये वाला है, ये वाला जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये वाला VI sin फाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दोनों को जब मिला देंगे तो मेरा क्या पावर बनेगा, ये वाला मेन पावर। तो इसका नाम, ये जो पावर है इसका नाम तो हो जाएगा S मतलब क्या, S मतलब दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, ये एक पावर है VI cos फाई और ये एक पावर है VI sin फाई, तो दोनों का रिजल्टेंट, तब फिर ये वाला जो P है वो S में बदल जाता है, और S क्या है, S इसका रिजल्टेंट पावर। तो इसका मतलब जो पावर है वो दो टाइप का होता है, एक VI cos फाई, एक VI sin फाई, और दोनों का रिजल्टेंट यानी टोटल जो उसका फैक्टोरियल सम, तो इसका फैक्टोरियल सम क्या हो जाएगा दोस्तों, P, इसका फैक्टोरियल सम S बराबर इसका फैक्टोरियल सम P प्लस JQ, ये इसका फैक्टोरियल सम हो जाएगा। यानी जो मेरा टोटल जो S है वो मेरा P प्लस Q है, यानी लेकिन P प्लस Q ऐसे अल्जेब्रिक सम नहीं कि हाँ P मान लेते 5 वाट है और Q मान लेते हैं 2 वाट है, तो 5 2 7 ऐसा वाट, 5 वाट और 2 वाट 7 वाट, ऐसा नहीं, ये तो अल्जेब्रिक सम हो गया। फैक्टोरियल सम मतलब ये, तो इसका मैग्नीट्यूड तो लेंगे और ये इसका मैग्नीट्यूड में J लगा देंगे, यानी ये वाला जो है ना, ये मेरा कोई काम का नहीं है, वो इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, समझ में आ रहा है। तो इतना आसान नहीं है, हम लोग डिप्लोमा में पहुंच गया, बच्चा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल में आपको समझना होगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया पावर इन एसी सर्किट में बन के जो ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिट होकर के आ रहा है, जो जनरेट होकर के ट्रांसमिट होकर आ रहा है, उसको हमको समझना, हाँ, कि मेरा घर तक कौन वाला पहुंच रहा है। असली में हम लोग जो जला रहे, मेरा जो बल्ब जल रहा है कौन से पावर से जल रहा है, और जो मेरा जो मीटर एनर्जी मीटर जो मेरा घर में मीटर लगा हुआ, वो मेरा कौन सा पावर दिखा रहा है। हाँ, तो यही सब तो पढ़ना है डिप्लोमा में, समझ में आ रहा है। हाँ, तो चलिए ये सब अगर आपको नहीं समझ में आया बढ़िया से, तो हम लोग एकदम आराम से इसको मतलब
लिखवा के नोट्स, और आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले दोस्तों हम लोग छोड़े हुए थे, हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, तो दोस्तों हम लोग वहां तक छोड़े हुए थे, यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, फेजर फॉर्म, हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। तो आज एक लंबे समय अंतराल के बाद हम लोग फिर से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू कर दिए। तो दोस्तों बीच बीच में अलग अलग सब्जेक्ट आता रहेगा, लेकिन आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, हाँ, तभी एकदम सही जगह पर, और सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी रखिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम के समय इस कॉपी से उस सब्जेक्ट का तैयारी कर सके। ऐसा नहीं कि सब खिचड़ी बना दी एक ही कॉपी में और बस बैठ के एग्जाम में तैयारी करने ऐसा नहीं होता है ना, हाँ। तो चलिए आप लिखते हैं, जो एसी सर्किट है उसका दो कंपोनेंट होता है, एसी सर्किट आर अवेलेबल इन 2 कंपोनेंट्स, ध्यान से आप लोग लिखते चलिए, है ना, नोट्स लिखवा रहा हूं। तो एसी सर्किट, in AC circuit, two components are available, दोस्तों मेरा राइटिंग जो है ना बहुत खराब है, इसीलिए आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, है ना। बाद में जब आप लोग स्क्रीनशॉट लेने चलेंगे तो आपको हो सकता है स्क्रीनशॉट लेकर के जब आप कॉपी में लिखें तो आपको बढ़िया से दिखाई ना दे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर लिख भी रहा, तो उसको आप देख देख के साथ साथ लिखते चलिए। तो इन एसी सर्किट 2 कंपोनेंट्स आर अवेलेबल, एक्टिव कंपोनेंट एंड रिएक्टिव कंपोनेंट। रिएक्टिव को ही बोलते हैं दोस्तों इमेजिनरी कंपोनेंट, और एक्टिव को बोलते हैं ट्रू कंपोनेंट, सत्य, वास्तविक, ट्रू कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। तो इसीलिए देयरफॉर two types of power, therefore two types of power in AC circuit, इसलिए AC सर्किट में जो है ना 2 types of power is in AC सर्किट, इसलिए AC सर्किट में 2 टाइप्स के पावर होते हैं। पहला जो पावर है वो है आपका एक्टिव पावर, कई और भी नाम है, जैसे एक्टिव पावर, है ना, कई नाम है, जैसे ट्रू पावर भी नाम है, ट्रू पावर और भी नाम है, जैसे एक्चुअल पावर और भी नाम है, जैसे आपने क्लास 12 में पढ़ा था वाटफुल पावर, है ना। ट्रू पावर हो गया, एक्चुअल पावर हो गया, वाटफुल पावर होगा, यूजफुल पावर, ये भी यूजफुल पावर, कई नाम है इसका, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से लिखा हुआ रहता है। और एक होता है दोस्तों रिएक्टिव पावर, इसका भी अलग अलग नाम है, जैसे एक्चुअल की जगह यहां पर वर्चुअल पावर, ये भी हो सकता है, वर्चुअल पावर, इमेजिनरी पावर, इमेजिनरी पावर, बहुत सारा नाम है। और क्या नाम हो सकता है, जिस तरह से आपने क्लास 12 में पढ़ा था वाटफुल की जगह वाटरलेस पावर, इसका कोई काम नहीं रहता है, लेकिन ये नहीं रहेगा तो फिर हमको मेन पावर तो नहीं मिलेगा, यानी वाटफुल पावर नहीं मिलेगा। इसका फिर यूजलेस पावर, कई नाम है, इसका भी कई नाम है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखता है। तो दोस्तों इसको आप लोग लिख लीजिए जरूर, ठीक है। तो 2 टाइप्स के पावर होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो दोस्तों मैंने इससे पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था, याद कीजिए, सालों पहले नहीं, मात्र सेकंड सेमेस्टर में प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट जब मैं आपको पढ़ा रहा था, रेजिस्टेंस इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस जहां पर एक्स निकालते थे, एक्स या जेड इंपीडेंस वगैरह वगैरह, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि ऐसे समझाने के लिए कि पावर 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। लेकिन यहां पर मैं आपको अच्छा से समझा दे रहा हूं कि पावर का 2 टाइप होता है, एक एक्टिव पावर, एक रिएक्टिव पावर। हाँ, एपरेंट पावर क्या है? एपरेंट पावर कोई टाइप नहीं है, बल्कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को जोड़ दीजिए तो वो बनेगा मेरा एपरेंट पावर, वो कोई टाइप नहीं है, ठीक है, वो टोटल पावर है। हाँ, तो इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग एक्टिव पावर को थोड़ा बढ़िया से आपको लिखवाते हैं। तो हमारा पहला है जो एक्टिव पावर या ट्रू पावर, अधिकतर इसका 2 का नाम यूज होता है, एक्टिव पावर और ट्रू पावर। और 12 में मैंने आपको बताया था या फिर आपने पढ़ा था वाटफुल पावर। हाँ, तो एक्टिव पावर इसको डिनोट करते दोस्तों कैपिटल पी से, इसको डिनोट करते कैपिटल पी से। और इसका डिफिनेशन क्या है? तो एक्टिव पावर इज दैट पावर, ध्यान से समझिए, एक्टिव पावर इज दैट पावर विच इज कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टिव एलिमेंट्स, जो कंज्यूम करता है, यानी जो कंज्यूम किया जाता है रेजिस्टिव एलिमेंट्स के द्वारा, जैसे रजिस्टर के द्वारा, जैसे रजिस्टर। अब आपके घर में रजिस्टर कौन कौन सा चीज है? जैसे बल्ब, वो रजिस्टर। अच्छा, पहचानेंगे कैसे? जैसे घर का
इंडक्शन मोटर तो मोटर नहीं, मतलब घर का जो इंडक्शन चूल्हा तो है ना, इंडक्शन चूल्हा तो वो वाला, घर का जो हीटर तो है, हीटर तो वो वाला, रूम हीटर है जो सर्दी के दिनों में अभी जो गर्म कर रहा है रूम को, वो वाला भी। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन वाला मेरा रजिस्टर है, कौन वाला इंडक्टर है, कौन वाला कैपेसिटर है? बहुत सिंपल सा है, जो गर्म होता है और हीट प्रोड्यूस करता है वो मेरा रजिस्टर है। ध्यान से समझ लीजिए, रजिस्टर जो गर्म होता है ना, और हीट प्रोड्यूस करता है वो मेरा रजिस्टर है। और क्या होता है? इंडक्टर। और क्या होता है? कैपेसिटर, है ना। तो इंडक्टर और कैपेसिटर ये कोई एनर्जी को कंज्यूम करके बर्बाद नहीं करता, जबकि ये एनर्जी लिया और कंज्यूम कर दिया। जैसे बोल, घर का बल्ब तो जल रहा है, क्या वो आपको मतलब कुछ फिर से एनर्जी बचा करके दे रहा है? यानी फिर से जो पावर लिया वो फिर से दे रहा है आपको? पावर नहीं दे रहा है। वो उसको तो पावर दिए, वो जला करके खत्म कर दिया और आपका घर को रोशनी दिया है, कुछ खास तो वो मैंने फिर से बचा के तो नहीं दे रहा है। जबकि ये जो दोनों है, वो आप इसको पावर दीजिए, वो फिर से रिटर्न कर देगा पावर। जैसे क्या? जैसे कोई मान लेते बैटरी, बैटरी में पावर दिए, स्टोर किया, फिर निकाल के हम ले भी सकते उससे, है ना। तो उसमें कैपेसिटर होता है, बैटरी में कैपेसिटर होता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है चार्ज के फॉर्म में और फिर आपको दे भी देता है एनर्जी। जितना पावर लिया उतना पावर फिर दे भी देगा। इंडक्टर में जैसे, इंडक्टर में हम लोग पावर देते हैं, फिर वो स्टोर करके फिर तुरंत दे देता है। तो यानी ये सब जो है ना, वो पावर को कंज्यूम नहीं करता है, ये बर्बाद नहीं करता है, मतलब खा नहीं जाता है। ये पावर को कुछ समय के लिए लेता है और दूसरा फिर दे देता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, सुने कि आप लोग सभी लोग देखे होंगे, जैसे बजरंगबली, है ना, हुआ था ना लंका गमन में। क्या होता, जब बजरंगबली उड़ करके जा रहे थे लंका, तब बीच में एक राक्षसी आ गई थी, समुद्र के बीचों बीच से एक राक्षसी निकल के, इतना बड़ा राक्षसी, विशाल राक्षसी है। तो उस राक्षसी ने कहा कि मैं तुमको खाना चाहती हूँ। तो बजरंगबली ने कहा कि देखिए माता, बजरंगबली तो सबको माँ ही कहते थे, भले राक्षसी हो चाहे जो। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपना श्री राम प्रभु के काम से जा रहे हैं लंका, तो मुझे काम करके आने दीजिए, फिर मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुमको पहले खाऊंगी, मैं तुमको जाने नहीं देंगे। तो बजरंगबली की चालाकी देखिए, वो एकदम छोटा हो गया, एकदम छोटा, और उसका इतना बड़ा विशाल चेहरा में, यानी उसका मुख में घुस गए और उसका मुंह बंद होने से पहले निकल गए। यानी उसका काम भी हो गया, यानी खाने का जो उसका काम था, है ना, मतलब नियम हो गया। हाँ, कि आपका मुंह में हम गए, आपका भोजन बने, फिर निकल गए, भले आपने मुझे खा नहीं पाया। तो उसी तरीके से इसमें पावर नहीं है, लेकिन पावर को बर्बाद नहीं किया, बल्कि फिर तुरंत ये पावर को निकाल दिया। बस सेम टू सेम बजरंगबली का लंका कांड, है ना। समझ में आया? हाँ, तो उसी तरीके तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जबकि रजिस्टर, इसमें हम पावर दिए, पावर को बर्बाद कर दिए, है ना। जैसे बल्ब, हम उसको बिजली दिए, जला करके रोशनी किया और उसको फिर रिटर्न हमको कुछ नहीं दिया, तो बर्बाद हुआ ना पावर। हाँ, तो ये हुआ रेजिस्टिव एलिमेंट। और ये सबको दोनों को बोलते हैं क्या? ये सबको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट, इसको बोलते हैं रेजिस्टिव एलिमेंट। रेजिस्टिव एलिमेंट, रेजिस्टिव एलिमेंट में रजिस्टर आता है और रिएक्टिव एलिमेंट में दो आता है, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर। समझ में आ गया? हाँ, तो चलिए अब इसको हम लोग लिख करके आपको देते हैं कि एक्टिव पावर क्या होता है। एक्टिव पावर इज दैट पावर विच इज कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टिव एलिमेंट, है ना, एंड इट इज नॉट रिवर्स बैक, और ये वापस हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तो लिखते हैं, और आप लोग भी लिखते चलिए। तो एक्टिव पावर इज दैट पावर which is consumed by resistive elements like जैसे रेजिस्टर, है ना, रेजिस्टिव एलिमेंट्स and does not reverse back, and it is not reverse back भी लिख सकते हैं, and it is not reversed back, और ये वापस नहीं होता है। तो यहां पर and it is not लिख देते हैं, it is not reversed back, ये वापस नहीं मिलता है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो एक्टिव पावर है दोस्तों, ये आपका डिपेंड करता है, जैसे वोल्टेज पर डिपेंड करता है, एसी वोल्टेज पर, एसी करंट पर डिपेंड करेगा, और फेज एंगल पर डिपेंड करेगा, तभी वो फॉर्मूला निकलता है, P बराबर VI cos phi। तो लिखेंगे एक्टिव पावर, पहले लिख लीजिए, एक्टिव पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, ठीक है। हाँ, और उसके बाद लिखेंगे एंड इट इज
डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन एसी वोल्टेज कोमा करंट एंड फेज एंगल फाई। तो इसीलिए ये जो P बराबर हुआ VI cos फाई। तो ये एक फॉर्मूला हो गया दोस्तों। इसका यूनिट ऑफ एक्टिव पावर वाट, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो इतना दोस्तों आपको एक्टिव पावर के बारे में जानना है, इतना जानना है, और इतना ही आपको एग्जाम में लिखना भी। अगर मान लेते एग्जाम में आया कि डिफाइन द टर्म एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, तो डिफाइन तो करने नहीं देगा, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। तो इसको लिख लीजिए, लिख ले होंगे, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिव पावर को डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, है ना। तो रिएक्टिव पावर क्या था, ध्यान से सुन लीजिए। रिएक्टिव पावर इज दैट पावर विच इज कॉम्पेंसेटेड बाय रिएक्टिव एलिमेंट्स, मतलब जो रिएक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा खाया जाता है। कॉम्पेंसेट या कंज्यूम यहां पर नहीं लिखेंगे, कॉम्पेंसेट लिखेंगे। कॉम्पेंसेट का मतलब होता है भरपाई करना। जैसे सर्किट में मान लेते हैं हमको पावर कम हो गया, वहां से जितना पावर भेजा वो मेरा घर में कम पहुंचा है, तो रास्ता में जो करंट है उसका थोड़ा सा, मतलब रास्ता में जो पावर है जो हमको एक्टिव पावर को पहुंचाया मेरा पास, उसका थोड़ा सा यूज कर लेंगे, मतलब रिएक्टिव पावर का यूज करते। तो रिएक्टिव पावर क्या करता है, भरपाई करता है। तो उसी बोल रहे बोल रहे कि रिएक्टिव पावर इज दैट पावर विच इज कॉम्पेंसेटेड बाय रिएक्टिव एलिमेंट्स, जिसका भरपाई किया जाता है रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे कैपेसिटर, इंडक्टर के द्वारा। हाँ, तो लिखेंगे रिएक्टिव पावर, आप लोग भी लिखते चलिए, लिख देंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग खुद से भी पढ़ करके समझ सकते हैं। रिएक्टिव पावर इज दैट पावर which is compensated by reactive elements। reactive elements का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर्स, ठीक है। रिएक्टिव एलिमेंट्स आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए, अगर आपका याद मतलब भूल जाएंगे आप लोग तो ब्रैकेट में इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो रिएक्टिव एलिमेंट्स इज दैट रिएक्टिव पावर इज दैट पावर व्हिच इज कॉम्पेंसेटेड बाय रिएक्टिव एलिमेंट्स, है ना। और साथ ही साथ क्या होगा, एंड इट इज कंज्यूम्ड, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज कंज्यूम्ड इन फर्स्ट हाफ साइकिल, मतलब बजरंगबली राक्षसी का मुंह में गए पहला साइकिल यानी फर्स्ट टाइम, है ना, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, एंड इट इज रिवर्स्ड बैक इन नेक्स्ट हाफ साइकिल, और फिर अगले ही क्षण वे उस राक्षसी के मुंह से निकल गए, है ना। एंड इट इज रिवर्स्ड बैक इन नेक्स्ट हाफ साइकिल। बस यही वाला लिखना है कि रिएक्टिव पावर ही वो पावर है, पावर टोटल पावर का वो हिस्सा है रिएक्टिव पावर, जो सर्किट में एक बार कंज्यूम होता है, रिएक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा एक बार कंज्यूम होता है। रिएक्टिव एलिमेंट्स जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर के द्वारा एक बार कंज्यूम होता है, मतलब रिएक्टिव जैसे बैटरी में एक बार या फिर कैपेसिटर में एक बार हम स्टोर किए, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो रिवर्स बैक, फिर उसको हम लोग निकाल लेते हैं वहां से। हाँ, और ये भी आपका इट इज आल्सो, और यहां पर लिख दीजिए इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, इसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, है ना। इट इज डिपेंड अपॉन या डिपेंड करता है किन चीजों पर, सप्लाई वोल्टेज पर, ये भी उसी चीजों पर डिपेंड करता है जो मेरा एक्टिव पावर, सप्लाई वोल्टेज पर, कॉमा सप्लाई करंट पर डिपेंड करता है, एंड फेज एंगल पर डिपेंड करता है, फेज एंगल पर, सेम टू सेम वैसा ही फेज एंगल फाई पर, है ना। लेकिन यहां पर जो Q का फॉर्मूला वो cos फाई नहीं होता, बल्कि P बराबर, जबकि Q बराबर होता है VI sin फाई होता है, sin फाई, ठीक है। और sin फाई यहां पर कहां से आया आपको समझ में आया ना, वो जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से बना करके, ये हो गया फाई के साथ, तो ये हो जाएगा P बराबर VI cos फाई, और ये Q बराबर हो गया VI sin फाई, और ये क्या था, S था, S बराबर VI। अब यहाँ पर S का डिफिनेशन लिखा रहा है, यानी एपरेंट पावर क्या था, तो इसको आप लोग पहले लिखिए। हाँ, इसका यूनिट वगैरह भी लिख लीजिए। ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला का यूज करके मैं आपको न्यूमेरिकल बनाने सिखाऊंगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, इसका यूनिट जो होता है ना, ध्यान से देखिए, VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टर इसका यूनिट होता है, ठीक है।
इसका यूनिट क्या था, वोल्ट एम्पियर रिएक्टर। हाँ, तो इसको लिख लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, या फिर अब मैं आपको बताता हूं एपरेंट पावर क्या होता है। एपरेंट पावर तीसरा है, एपरेंट पावर तीसरा है दोस्तों एपरेंट पावर, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। अब एपरेंट पावर क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। एपरेंट पावर इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। सर्किट में कितना टोटल पावर कंज्यूम किया जा रहा है, जैसे आपके घर में सारा जो इक्विपमेंट चल रहा है, टोटल मिलाकर के कितना कंज्यूम हुआ पावर, उसको हम बोलते हैं एपरेंट पावर। अब ऐसा नहीं कि आपके घर में जो डिवाइस है वही जितना कंज्यूम किया उसी को एपरेंट पावर कहते हैं, नहीं। आपका मीटर बोर्ड में जितना पावर दिखा रहा है, भले आप उतना यूज किए चाहे नहीं किए, उसका मीटर बोर्ड में जो है ना, मीटर बोर्ड में वहां पर आपका एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, मतलब जो खाली सर्किट में दौड़ रहा है वो कुछ काम में नहीं आया, आप उसका यूज नहीं किए, फिर भी उसका भी वहां पर दिखाता है आपका मीटर बोर्ड में। तो दोनों को मिला करके एपरेंट पावर बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा इसी को समझ लीजिए, एपरेंट पावर क्या, जो वहां से बिजली बना, पावर बना स्टेशन में, वहां से जितना पावर आपको भेजा गया बस, क्योंकि वहां से आपका एपरेंट पावर भी भेजा जाता है, मतलब एक्टिव पावर भी भेजा जाता है और रिएक्टिव पावर भी भेजा जाता है संगे संग। अगर रिएक्टिव पावर नहीं भेजेगा, अगर, अच्छा मैं आपसे एक आसान से सवाल पूछता हूं, आपको यहां से दिल्ली जाना है, तो क्या आप लोग पैदल जाएंगे? नहीं ना। आपको वहां पर मान लेते मेरा आपका मीटिंग है, आप लोग या फिर आप लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ते दिल्ली में, ठीक है, हॉस्टल वगैरह में रहते, तो या फिर आपको घूमने जाना, तो क्या आप लोग पैदल जाएंगे? नहीं ना, गाड़ी से जाएंगे। तो अगर मान लेते दुनिया में गाड़ी नहीं बना रहा था, तो क्या आप लोग दिल्ली पहुंच पाते? पैदल जाते हैं। राहुल गांधी जैसा भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, यहाँ से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक, वो अलग बात है ना, तब सालों का समय लगता। लेकिन आपको मात्र 1-2 दिन के अंदर में, अगर या 2-3 दिन के अंदर में अगर दिल्ली पहुंचना है, तो क्या आप लोग पैरों से चल करके जा सकेंगे? नहीं ना। अगर मान लेते यहाँ पर गाड़ी घोड़ा, मतलब गाड़ी वगैरह नहीं आविष्कार किया होता, तो इसका मतलब आपको यहाँ से दिल्ली जाना है ना, यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप क्या होगे, आप होगे एक्टिव पावर, आप होगे एक्टिव पावर। लेकिन आप किसके माध्यम से जा रहे हैं वहां तक? गाड़ी के माध्यम से, गाड़ी में चढ़ करके, तो वो गाड़ी जो होगी आपका रिएक्टिव पावर। हाँ, अगर गाड़ी नहीं रहता तो क्या आप वहां पहुंच पाते? नहीं। तो उसी तरीके से एक्टिव पावर को ढोने वाला कौन है, एक्टिव पावर को ले जाने वाला कौन है? रिएक्टिव पावर। अगर रिएक्टिव पावर नहीं रहेगा तब आपके घर तो पावर ही नहीं आएगा, कोई उपाय नहीं है। तो रिएक्टिव पावर आएगा ही आएगा फिक्स से। हाँ, उसको कम हम लोग कर सकते हैं कुछ उपाय लगा करके। अभी मैं उपाय भी बताऊंगा जब मैं पावर फैक्टर पढ़ाऊंगा तब उपाय भी बताऊंगा कैसे हम लोग रिएक्टिव पावर को कम कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो मीटर बोर्ड में आप केवल सोच रहे कि हम तो अभी सर्दी का दिन है, ठंडा का दिन है, हम पंखा वगैरह नहीं चलाए, फिर भी बोर्ड में कैसे इतना दिखा रहा है, रिएक्टिव पावर को दिखा रहा है, जो आप इसको यूज नहीं कर रहे फिर भी वो दिखा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे ना मेरा मीटर बोर्ड में कम पावर दिखाए, ताकि हम बिल हमको कम देना पड़े। तो उसको कम करने के लिए हमको रिएक्टिव पावर को कम करना होगा, रिएक्टिव पावर को कम करना होगा, तभी मेरा मीटर बोर्ड में कम पावर दिखाएगा। हाँ, तो कैसे कम करेंगे वो मैं पावर फैक्टर का अभी कॉन्सेप्ट जो पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा, है ना। हाँ, तो पहले एपरेंट पावर लिख दीजिए। एपरेंट पावर क्या है? एपरेंट पावर इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, ठीक है। तो एपरेंट पावर, एपरेंट आप लोग भी लिखते चलिए, एपरेंट पावर is the total power consumed in a circuit। एक सर्किट में कितना टोटल पावर कंज्यूम हुआ उसी को एपरेंट पावर कहते हैं। और इट इज द वेक्टोरियल सम ऑफ, इट इज द, बहुत बच्चे सोचेंगे अच्छा टोटल पावर मतलब एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, गलत। इट इज द वेक्टोरियल सम, वेक्टोरियल किस तरीके से, वेक्टोरियल सम, वेक्टोरियल गुना भागा में सब आपको सिखाया है, ठीक है। तो आप लोग इस वर्ड को नया नहीं समझिए, है ना। हाँ, तो इट इज द वेक्टोरियल सम ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, इट इज द वेक्टोरियल सम ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। हाँ, क्या है? एपरेंट पावर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहां पर एस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, एस बराबर होता है वी आई, एस बराबर होता है वी आई। अब ये एस बराबर वी आई कहां से आया, ये भी आप लोग सोचेंगे। या फिर अभी मैंने यहां पर एक ट्रायंगल छाप करके मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको यहां पर एक बताया था कि ये हो जाएगा P बराबर वी आई कॉस फाई, और ये हो जाएगा Q बराबर वी आई साइन फाई, और यहां पर S बराबर मैंने बताया वी आई, और मैंने अभी बताया था कि ये टोटल पावर S बराबर, ये S बराबर टोटल पावर P प्लस Q नहीं है, ये है P प्लस JQ। अब ये JQ कहां से आया वो आप लोग सोचिए, और वही वाला मैं अभी आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। LHS बराबर RHS, S बराबर P प्लस J, ये J तो कैसे आया यहाँ पर, J मतलब क्या है यहाँ पर,
और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये P मतलब क्या है, ये है आपका रियल पार्ट, और ये Q क्या है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, ये खाली ऊपर नीचे आते जाता है, ये कभी आपका इस तरीके से मतलब ट्रेवल नहीं करता है। या आप लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि वहां से जनरेशन मतलब जहां पर पावर बना स्टेशन में, वहां से आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो मतलब केवल दौड़ा भागी कर रहा, क्या कौन दौड़ा भागी किया, रिएक्टिव पावर, लेकिन वो आपका यूज में नहीं आया, उसी तरीके से वो हो गया इमेजिनरी, वो मेरा काम में नहीं आया, है ना, वाटलेस, यूजलेस। तब ये वाला सिद्ध करते कि एस बराबर पी प्लस जे क्यू कहां से आया, चलिए सिद्ध करते, है ना। और एस बराबर फॉर्मूला आता है, न्यूमेरिकल बनाएंगे, एस बराबर वी आई होता है, ठीक है। अभी ये वाला लिख करके छोड़ देते, और इसका यूनिट भी लिख देते हैं। इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर, ठीक है बस। हाँ, तो वाट नहीं, वोल्ट एम्पियर। बहुत बच्चे सोचे सर वोल्ट और एम्पियर था तो ये वाटे हो गया ना, नहीं नहीं, वाट नहीं, तब तो पावर जैसा हो गया, नहीं, इसको अलग दिखाने के लिए, अलग है सब एक लेकिन अलग दिखाने के लिए, ठीक है, वोल्ट एम्पियर। हाँ, और रिएक्टिव पावर के लिए कुछ नहीं, इसमें आर लगा दीजिए, वोल्ट एम्पियर रिएक्टर, और पावर रिएक्टिव पावर यानी रियल पावर के लिए वाट, सीधा सीधी वाट। हाँ, हम समझते कि ये जो एस बराबर पी प्लस जे क्यू ये कहां से आया, क्या खाली रट लेंगे, नहीं रटना नहीं है। देखिए यस, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है एंगल फाई के साथ, ये वाला समकोण, ये यदि पी है ना, इसको मिटा देते है ना, इसको मिटा देते, तो ये पी है, और यही वाला क्यू तो यहां आया है, यही वाला क्यू तो यहां आया है दोस्तों पैरेलल में, देखिए इसका पैरेलल यहां पर खींच दे तो यही वाला क्यू पी क्यू, तो एस, ये वाला एस है ना, एस, तो ये क्या है मेरा दोस्तों, ये इसको मिटा देते है ना, इसको मिटा देते, तब ये मेरा एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा देंगे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्लास 7, 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो एस बराबर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब को हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले आधार को लिख देते हैं, यानी स्क्वायर प्लस में, तो प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, तो यहां से एस बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए अभी वो वाला कैसे आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो एस बराबर हो गया दोस्तों पी का क्या वैल्यू है, पी का अभी फॉर्मूला लिखे थे, पी बराबर वी आई कॉस फाई लिखे थे ना, तो बस पुट कीजिए यहाँ पर वी आई कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस, और इसका क्या लिखे थे, इसका लिखे थे वी आई साइन फाई लिखे थे ना। हाँ, तो ये हो जाएगा वी आई साइन फाई का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर में रहेगा, तो बस कुछ नहीं कीजिए, यहां से वी आई ये स्क्वायर है, इसका मतलब वी स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर आई स्क्वायर हो गया, और बीच में प्लस है, इसका मतलब हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर कॉमन निकाल लिए, वी और आई का स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए, है ना, दोनों में था। तो यहाँ बचेगा क्या, इस डिब्बा में बचेगा कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई, है ना, साइन स्क्वायर फाई। अच्छा दोस्तों, साथ ही साथ आप एक और चीज करते चलिए, साथ ही साथ आप एक और चीज करते चलिए, टेन इनवर्स, या इसको बाद में कीजिए, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में कर देंगे, है ना, बाद में कर देंगे, यानी एंगल को भी ले रहे हैं, टेन थीटा बराबर होता है ना लंब बटे आधार पी बटा लंब क्यू बटा पी, वो ला करेंगे, है ना, वो बाद में कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे। तो यहाँ से एस बराबर हो गया दोस्तों वी आई का स्क्वायर है, तो ए को निकाल देते हैं, वी आई निकल जाएगा, स्क्वायर खत्म हो गया। अब ये जो रूट के अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब फाइव, वही बोल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्लास 10 का क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपके ट्यूशन सर ने रटाया होगा, अरे बताओ रे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर वन, सर वन वन वन, हाँ तो वन, तो रूट के अंदर में वन मतलब कोई वैल्यू नहीं, हटा देते। तो देखिए एस बराबर वी आई आ गया ना, अब एस बराबर वी आई आ गया, और एंगल यहाँ पर डाल देते हैं टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, या फिर आप इस तरीके से लिखिए, आप इस तरीके से लिखिए, यहाँ पर टेन इनवर्स, ये सबको मिटा देते हैं आप लोग, साथ ही साथ लिखते चलिए, हाँ क्योंकि मेरा मिटाने का बहुत गुस्सा, हम मिटा देते हैं ना, आप लोग को स्क्रीनशॉट नहीं लेने देंगे और मिटा देंगे। तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, टेन फाइव बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब क्या है क्यू, आधार क्या है बी, यही ना पी, तो ये क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वी आई साइन फाइव, और ये पी का क्या है वी आई कॉस फाइव, तो यहां से वी आई खत्म हो जाएगा, तो यहां पर साइन फाइव बटा कॉस फाइव हो गया ना, तो टेन फाइव का क्या वैल्यू आ गया दोस्तों, साइन फाइव बटा कॉस फाइव, इसी को तो बोलते क्या बोलते, टेन साइन फाइव बटा कॉस फाइव को ही तो टेन फाइव बोलते। तो यहां पर हम लोग दोस्तों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाइव को यहां पर रहने देते फाइव को, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स
साइन फाइ बटा कॉस फाइ, आई होगा ना, समझिए टेन फाइ बराबर साइन फाइ बटा कॉस फाइ, तो फाइ को रहने देते तो टेन उधर चल जाएगा, तो टेन इनवर्स साइन फाइ बटा कॉस फाइ, हम जानते हैं कि साइन फाइ बटा कॉस फाइ टेन फाइ ही होता है, कोई बात नहीं, फिर ये फाइ बराबर फाइ आ जाएगा, तो अच्छा बात है ना। तो यहाँ पर टेन इनवर्स, तो दोस्तों यहाँ पर टेन इनवर्स साइन फाइ कॉस फाइ को यहाँ चिपका देते, साइन फाइ बटा कॉस फाइ को यहाँ चिपका देते, तो ये हो गया एस बराबर वी आई एंगल टेन इनवर्स साइन फाइ बटा कॉस फाइ, क्या हो जाएगा टेन फाइ हो जाएगा ना, टेन फाइ, तो यहां से टेन 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 इनवर्स और टेन यानी टेन वन बटा टेन और टेन फाइ, तो यहां से टेन टेन कट गया तो ओनली बचेगा क्या, फाइ बचेगा, फाइ बचेगा ना, हाँ, तो एस बराबर हो गया वी आई एंगल फाइ, ठीक है। अब यहां पर वी आई एंगल फाइ आया, वी आई एंगल फाइ आया, अब ये जो वी आई एंगल फाइ है ये किस फॉर्म में, मुझे बताइए आप, ये किस फॉर्म में, जब भी ये वी आई क्या है इसका, देखिए मैंने आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल करवाया था इस तरीके से, है ना, वी बराबर होता है 2.233 एंगल 45 डिग्री, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया, ये किस फॉर्म में, फेजर रिप्रेजेंटेशन में, ये आपका पोलर फॉर्म में, और मैं आपको बोला था कि आप इस क्वेश्चन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए, यानी इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, कुछ ना कुछ ये होगा, वैल्यू होगा, और मान लेते यहाँ पर ए होगा, मान लेते ए होगा, है ना, और प्लस और जे और बी होगा, इस तरीके से इसको क्या, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये सब मैंने आपको बहुत पहले बताया है, ठीक है, तो ये सब मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा नहीं, यानी ये कौन सा फॉर्म में, पोलर फॉर्म, उसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये जो वी आई है ये गोटा गोटी एगो नंबर है, ये एगो नंबर है, गुना हो जाएगा वोल्टेज और करंट गुना करें एगो नंबर हो जाएगा, वो नंबर मेरा मैग्नीट्यूड है और ये वाला क्या उसका एंगल है, तो ये मेरा पोलर फॉर्म में, अब इसको क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, जो भी है रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये वाला क्या होता था, जो भी है उसको एक बार cos से गुना कर दीजिए, 2.33 को cos से एक बार गुना कर दीजिए, मैंने ये सब सिखाया है ना, तो ये सब जो पढ़े उन लोगों के लिए तो एकदम हलवा है, तो एक बार cos से गुना कर दीजिए प्लस एक बार sin से गुना कर दीजिए, जे 2.33 sin से गुना कर दीजिए, sin 45 डिग्री, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2.33 cos 45 डिग्री प्लस जे 2.33 sin 45 डिग्री, जो भी वैल्यू आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, इसको गुना करने पर एक गोटा गोटी नंबर आएगा, मान लेते हैं वो ए है और प्लस बीच में प्लस है तो प्लस और जे का जे, और इसको 2.33 साइन 45 डिग्री को गुना करने पर जो भी नंबर आएगा मान लेते वो बी है, तो ए प्लस जे बी का फॉर्म में आ गया, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। तो बस एक बार वी आई है ना उसको एक बार कॉस से गुना कर दीजिए फाइ को, और प्लस जे एक बार वी आई को साइन से गुना कर दीजिए फाइ से, तो देखिए ये किस फॉर्म में आ गया दोस्तों, ये इसको गुना करेंगे तो ये वी आई कॉस फाइ, देखिए वी आई कॉस फाइ क्या आ गया मेरा पावर पी, तो पी लिख देते हैं, बीच में क्या है प्लस जे, और वी आई साइन फाइ क्या है क्यू, तो बस देखिए आ गया ना, मैंने कहा था ना इसको प्रूफ करके ला दूंगा, देखिए क्यू कहां से आया, ये वाला एलएचएस बराबर आरएचएस लाया ना, मैंने कहा था ना ये वाला मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा कैसे आया, ये वाला यहाँ पर अपने से नहीं लिख दिए, ये इस तरीके से बनाने पर आता, कुछ नहीं पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं ना, बस वही वाला पाइथागोरस प्रमेय, रूट अंडर यहाँ पर एस स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो एस बराबर हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो एस बराबर हो गया अंडर रूट पी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू का वैल्यू पुट कर दिए, और यहाँ से बस उसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिए, तो बस सॉल्व करने पर मेरा एस बराबर वी आई आ गया, और वी आई आ गया तो अपने से हम लोग अपने से एस बराबर वी आई आ गया ना, तो अपने से एंगल फाइ बैठा दीजिए, फाइ एंगल क्या है, एंगल फाइ अपने से फाइ। अब इसी को देखिए, इसी को लाने के लिए इतना लंबा हम लोग की, इतना लंबा, अरे दो लाइन ज्यादा की, तो आप लोग दो लाइन नहीं भी करके सीधे वी आई एंगल फाइ बैठा दीजिए, ये मान लेते एंगल 45 रहता तो वी आई एंगल 45 लिख देते, मान लेते -60 रहता है तो वी आई -60 लिख देते, हाँ ये सिंपल सा वी आई -60 वी आई एंगल -60। अब ये जो है पोलर फॉर्म में है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो ये जो एपरेंट पावर है दोस्तों, यस क्या है एपरेंट पावर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर होता है ए प्लस आई बी आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई, आपके मैथ टीचर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करता था, तो एस जो एपरेंट पावर है वो कुछ नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, है ना, किसका किसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बीच का। तो ये सब जो मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया था दोस्तों, तो आप लोग नोट्स अगर बना रहे हैं कॉपी में लिख रहे हैं तो जो जितना मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा है वो सब आप लोग लिख लीजिए, इतना है ना, तो ये सब नहीं लिखे, ये सब नहीं लिखे। अब यहाँ पर एक नया चीज निकल कर आएगा दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ट्राइंगल, है ना, ये सब मैंने कहां से किया, ये सब यहीं से किया ना, ये है P बराबर वी आई कॉस फाइ और एगो है Q
बराबर वी आई साइन फाई, और ये वाला है वो एस यानी वी आई, और ये एंगल फाई। तो ये जो देखिए दोस्तों, ये वाला भी है पावर है, क्या नाम है इसका, एक्टिव पावर। ये वाला भी आपको पावर है, क्या नाम है इसका, रिएक्टिव पावर। ये वाला भी आपको पावर है, जिसका नाम क्या है, एपरेंट पावर। यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये कौन सा ट्रायंगल बना, किस टाइप का, वो बना पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल ये सब मैंने आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में ही बहुत अच्छा से करंट ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, सारा कुछ मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल ट्रायंगल, सारा कुछ मैंने बताया था। फिर भी यहाँ पर एक बार याद दिलाने के लिए मैंने बता दिया कि ये क्या है, तीनों क्या है, तीनों जो भुजा है, ये जो त्रिभुज का तीनों भुजा क्या है, एक पावर है, एक पावर है, तो यानी पावर ट्रायंगल, पावर त्रिभुज, हाँ है ना। तो ये हो गया दोस्तों, इतना आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, कॉपी में इतना तो जरूर लिख लीजिए, हाँ इतना लिख लीजिए। सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का महत्व। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पावर फैक्टर का महत्व। पावर फैक्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पावर फैक्टर अगर नहीं रहता तो फिर क्या दिक्कत हो जाता। तो पावर फैक्टर अगर नहीं रहता तो फिर पावर ही हमको नहीं मिलता। अगर देखिए पावर फैक्टर को हम लोग डिनोट करते कॉस फाई से, कॉस फाई से। अगर कॉस फाई ही नहीं रहता, मान लीजिए कॉस फाई 0 है, तो फिर हमको पावर ही नहीं मिलता, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या आता है, पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वी आई कॉस फाई होता है। अगर कॉस फाई ही हो गया मेरा 0 हो गया, तो 0 से अगर वी आई टकराएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी पावर मेरा जो हो गया वो 0, हमको पावर नहीं मिलेगा, 0 वाट पावर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पावर फैक्टर होना बहुत जरूरी है। पावर फैक्टर नहीं रहेगा तो फिर मेरा पावर ही नहीं बनेगा, पावर मिलेगा ही नहीं। तो पावर फैक्टर का बहुत ज्यादा महत्व है ना, इसीलिए लिखे आप लोग कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का महत्व। तो एक लाइन थोड़ा सा लिख लीजिए कि पावर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, और अच्छा से मैं समझाऊंगा, पावर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसी सप्लाई, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई के लिए पावर फैक्टर बहुत जरूरी है ना। तो पावर फैक्टर जरूरी है, ठीक। तो पावर फैक्टर कितना रहना सही रहता है, मतलब पावर फैक्टर कॉस फाई का वैल्यू कितना सही है, 1, 2, 50, 100 कितना सही है, सही मतलब जिससे हमको पावर अच्छा खासा मिले, हाँ पावरफुल मिले, 100% पावर मिले। तो 100% पावर मिलने के लिए हमको पावर फैक्टर क्या, उसका वैल्यू क्या लेना चाहिए। पावर फैक्टर का वैल्यू अलग अलग होता है, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग होता है ना। आप लोग दुकान में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदनी चाहिए, मान लेते आप लोग ट्यूबलाइट खरीदनी चाहिए, है ना, या फिर वेपर लाइट खरीदनी चाहिए, या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद रहे हैं, देखिए उसका जो यहाँ पर नीचे में लिखा रहता है पावर फैक्टर ग्रेटर देन 0.99, इस तरीके से लिखा रहता है ना, लिखा रहता है। तो वो पावर फैक्टर भी बहुत जरूरी है, पावर फैक्टर जिससे मेरा पावर डिपेंड होता है। अगर पावर फैक्टर का वैल्यू हमको अच्छा मिलेगा, है ना, तो इसका मतलब मेरा डिवाइस जो है वो अधिक से अधिक मेरा मैंने वर्क करेगा, अधिक से अधिक मेरा पावर कंज्यूम करके हमको अच्छा से अच्छा रोशनी देगा। जैसे हम लोग बल्ब खरीदते हैं, तो बल्ब में भी पावर फैक्टर रहता है। अगर अच्छा पावर फैक्टर लिखा है ना, पावर फैक्टर का वैल्यू अच्छा दिया है, तो इसका मतलब हमको अच्छा खासा रोशनी देगा, खराब नहीं होगा। हाँ, तो पावर फैक्टर बहुत जरूरी है, ठीक है। पावर फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसी सप्लाई। तो पावर फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय कॉस फाई, इसको कॉस फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। पावर फैक्टर को डिनोट करते हैं कॉस फाई से। इफ केस 1, हम लोग जानते हैं कि चूंकि पावर बराबर क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है ना, तो केस लगाते केस 1 में क्या करेंगे, ये जो फाई का जो वैल्यू है, फाई का वैल्यू उसको ले लेंगे 90 डिग्री, फाई का वैल्यू 90 डिग्री लेना, और देखेंगे कि पावर में क्या प्रभाव डाल रहा है, ये जो कॉस फाई है वो पावर में क्या प्रभाव डाल रहा है, हाँ पावर को बढ़ा रहा है, घटा रहा है ना, क्या कर रहा है। तो बैठाते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री यहाँ पर, तो वी आई हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, कॉस 90 का वैल्यू जो साइन 0 का होता है, यानी 0। तो यहाँ पर वी आई हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा मेरा 0, तो पावर मेरा हो जाएगा 0 वाट। तो ये क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया है। पावर अगर मेरा 0 वाट हो गया, मतलब पावर मिल भी नहीं कर रहा है, तो क्या ये बढ़िया है, नहीं ये बढ़िया नहीं, ये फालतू है, बर्बाद हो गया, ये फालतू हो गया। केस सेकंड, इसका हमको जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। केस सेकंड, हमको जरूरत क्या है वो हम लोग ढूंढ रहे। फाई का वैल्यू मान लेते -90 पुट कर दे रहे, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, वी आई कॉस -90, कॉस -90। अच्छा कॉस -90, तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपके क्लास 11 में आपके ट्यूशन सर ने पढ़ाया था, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, फिर भी कॉस -90 मतलब क्या हो जाएगा, वी आई कॉस वही 90 हुआ, तो फिर वही कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो इस तरीके से पावर मेरा फिर हो गया 0, तो ये भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसका भी हमको नहीं जरूरत है। यानी आप लोग देखिएगा कि अगर कहीं पर पावर फैक्टर यानी कॉस 0 कॉस फाई का अगर वैल्यू लिखा हुआ है,
अगर किसी डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में cos phi का वैल्यू अगर 0 लिखा है तो वो वाला डिवाइस आप मत खरीदिए, नहीं खरीदना है, खरीदना नहीं है, नहीं तो फिर वो पावर नहीं देगा बढ़िया से, है ना, पावर कंज्यूम नहीं करेगा, है ना, अच्छा से काम नहीं करेगा। केस सेकंड हो गया। थर्ड, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या आ जाएगा दोस्तों, इफ फाई बराबर 0 डिग्री तो पुट करते 0, तो P बराबर हो गया वी आई cos 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू क्या आता है, जो साइन 90 का यानी 1, तो वी आई गुना 1 यानी P बराबर हो गया, P बराबर क्या हो गया 1 वी आई। वाह बहुत अच्छा, मतलब हम लोग जितना मतलब जितना भेजा गया है पावर उतना सब कंज्यूम कर रहा है, उतना सारा कंज्यूम कर रहा है मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और अच्छा खासा काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। यानी पावर फैक्टर अगर किसी का cos phi बराबर अगर 1 लिखा है, cos phi बराबर 1, किसी का 1 लिखा है, cos phi अगर 1 लिखा है तो वो खरीद लीजिए, वो डिवाइस आप खरीद लीजिए, पक्का खरीद लीजिए अगर इस तरीके से लिखा है। लेकिन ऐसा नॉर्मली लिखा नहीं रहता, ये रेयर केस में होता है, ऐसा हो भी नहीं करता। अगर आप cos phi किसी का भी वैल्यू एकदम 100% होता ही नहीं है ना, कुछ ना कुछ पॉइंट 0.999 पहुंच जाएगा लेकिन 1 नहीं पहुंचेगा, है ना। तो मैंने क्या कहा, वैसा डिवाइस खरीदिए जिसका पावर फैक्टर 1 हो, यानी cos phi का वैल्यू 1 हो, इसका मतलब phi का वैल्यू 0 है, तभी ना cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये वाला डिवाइस आप जाकर के खरीद लीजिए, हाँ बहुत अच्छा है ना। केस फोर्थ, अगर हम लोग phi का वैल्यू -180 डिग्री या फिर +180 पुट कर रहे, है ना, प्लस ये वाला हमको चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड यूजफुल, हाँ वेरी यूजफुल, ठीक है, वेरी यूजफुल। ये वाला देखते हैं 180 में क्या हो रहा है, तो वी आई cos 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू अगर किसी को पता है तो बोलिए। cos 180 का वैल्यू होता है जो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जो sin 90 का होता है 1, है ना। तो ये वाला भी ठीक है, माइनस में होता है, 1 होता है लेकिन माइनस में होता है, -1 होता है ना। cos 180 का वैल्यू होता है -1 वी आई। तो पावर कभी नेगेटिव में हमको चाहिए, हाँ? उल्टा उधर से स्टेशन में पावर बढ़ा करके भेज रहा आपका घर, तो ये बढ़िया है ना, आपका घर से ही स्टेशन जाएगा, नहीं ना। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका घर से बिजली जा रहा है पावर स्टेशन ये माने फालतू है। तो पावर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ये बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी हमको नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, है ना। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि कौन सा पावर फैक्टर रहना चाहिए वो बेहतर है। तो पावर फैक्टर, अगर मेरा पावर फैक्टर आपका 1 है यानी cos phi का अगर वैल्यू 1 लिखा है, तब फिर वो वाला बहुत अच्छा, वो वाला खरीद लीजिए, है ना। क्यों, क्योंकि उससे मैक्सिमम पावर आपका ट्रांसफर होगा, है ना, मैक्सिमम पावर। हाँ, तो मैक्सिमम पावर है तो हमको चाहिए, तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और एक लाइन थोड़ा सा लिखना है, एक लाइन, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद नीचे में एक लाइन लिख देना है, क्या लिख देना है, ये वाला डायलॉग लिख देना है, ये वाला, और आपको याद भी रखना है, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। तो लिखना है पावर फैक्टर जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल p, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल p और कैपिटल F से, इसका सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं cos phi से, लेकिन इसका सिंबल पावर फैक्टर इज रिक्वायर्ड टू बी यूनिटी मतलब 1 होना चाहिए, पावर फैक्टर 1 होना चाहिए। शो डेट किस लिए, ताकि शो डेट मैक्सिमम पावर should be transferred। बस इतना ही तो करना है। चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल में आपको बता देता हूं ताकि आपका एग्जाम का पूरा अच्छा तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड तैयारी हो जाए। तो इतना आप लोग पहले लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते चलिए। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, बना नहीं सकेगा इसको, ट्राई मारिए। तो वीडियो को पॉज करके, लिखा हुआ है फाइंड आई एंड पी, इसी तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देगा, फाइंड करंट एंड पावर। करंट को और पावर को फाइंड आउट करने बोला इस एसी सर्किट में। देखिए यहाँ पर एसी वोल्टेज सोर्स दिया है, देखिए एसी वोल्टेज सोर्स, ये होता है एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल, है ना, वोल्टेज सोर्स। और डीसी वोल्टेज सोर्स का यहाँ पर बैटरी छपा रहता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, और करंट निकलता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। तो ये एसी सर्किट है। एसी सर्किट को पता करने का तरीका क्या है, वहां पर वोल्टेज जो सोर्स रहेगा वो इस तरीके से सर्कल के अंदर में टूथपेस्ट जैसा रहेगा, है ना, कोलगेट की तरह। हाँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक रेजिस्टर दिया हुआ जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 5 ओम, और एक यहाँ पर कैपेसिटर दिया हुआ जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है -j10 ओम, है ना। क्योंकि रेजिस्टेंस होगी, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, है ना, तो ये फैराड में रहता है, फैराड में, ओम कहां से आ जाएगा, फैराड में, है ना, ये फैराड में होता है। तो ये फैराड में होता है, तो एक रेजिस्टर दे दिया है, ये एक दे दिया है,
तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, जिसमें वोल्टेज दे दिया है 100 एंगल 0 डिग्री, है ना। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए, टोटल जो यहाँ पर जेड यानी टोटल इंपीडेंस है उसको निकालिए, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें, टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम प्लस माइनस जे 10 ओम, तो इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन में ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये और ये किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, दोनों देखिए एक ही जैसा है, यानी एक ही लाइन में, यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो यानी 5 ओम प्लस माइनस जे 10, है ना, यानी ये सिंपल सा क्या लिख देंगे, 5 माइनस जे 10, एकदम सिंपल से जुड़ जाएगा, एकदम सिंपल सा। अब ये मेरा टोटल इंपीडेंस आ गया, इंपीडेंस जेड, जेड होता है इंपीडेंस, ये सब मैंने आपको बताया है ना, इंपीडेंस भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया मेरा इंपीडेंस। अब यहाँ पर जेड निकला है और वोल्टेज देखिए किस फॉर्म में दिया हुआ है, एंगल माने एंगल के फॉर्म में, यानी ये मेरा किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में, और पोलर में है, और ये मेरा आंसर किस में है, जेड किस में है, रेक्टेंगुलर में या कॉम्प्लेक्स में। तो क्या करने है दोनों को, और हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या था, करंट का फॉर्मूला होता है आई बराबर में होता है v बटा, आई बराबर होता है v बटा जेड, यही फॉर्मूला होता है, आई बराबर v बटा आर, तो आर की जगह में यहाँ पर जेड हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भागा का काम हो रहा है, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, तो वेक्टर्स पर जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन किया जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब जोड़ घटा गुना भागा, तो जब भी भागा का काम करेंगे या फिर गुना का काम करेंगे, तो हमेशा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ, ये अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ, तो इसको इस तरीके से बना देते हैं, मतलब इस फॉर्म में ले आते हैं, पोलर फॉर्म में। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है पोलर फॉर्म में लाने का, है ना। तो पोलर फॉर्म में लाने का बहुत आसान तरीका है, क्या कुछ नहीं करना, इसको जो है ना रूट के अंदर में दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, रूट के अंदर में पहला का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो -10 का स्क्वायर, है ना। और साथ ही साथ एंगल, एंगल भी लिख दीजिए, tan इनवर्स क्या, दूसरा बटे पहला हिस्सा, -10 बटे 5, बस। तो यहां पर 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमने रफ में करके रखा हुआ है, मैं आपको सीधे बता देता, या फिर आप लोग सीधे साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी ये वाला पुट कर देंगे ना, तो आंसर बता देगा। तो दोस्तों ये देखिए मेरा पोलर फॉर्म में आ गया, इसको हम लोग रूट के अंदर में स्क्वायर किए तो मेरा इतना आ गया, स्क्वायर से बाहर निकल गया, और ये एंगल -10 बटे 5 को सॉल्व किया तो इतना आया। अब ये मेरा पोलर फॉर्म में आ गया, जेड बराबर पोलर फॉर्म में आ गया, बहुत अच्छा। अब पोलर फॉर्म में जैसे आ गया तो कुछ नहीं करना है ना, इसको कुछ नहीं करना, आई का फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आई बराबर होता है ना v बटा जेड, तो v कितना दिया है 100, एंगल 0, एंगल को भी लिखा जाता है ना, और यहाँ पर 11.1803 एंगल -63.4349। चलिए इसको भी सॉल्व करके मैं आपको बता दे रहा हूं। तो 100 को मतलब जो एक जाति का है उसको एक साथ भागा करना है, ठीक है। तो 100 को डिवाइड कीजिए 11.1803 के साथ, और हमेशा जब एंगल डिवाइड में हो ना तो उसको एंगल उधर जाके माइनस में हो जाता है, यानी ये 0 माइनस ये वाला यानी 63.4349, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी पूरा पूरी मेरा फिर से क्या आ गया 63.4349 आ गया, है ना। तो और इसको 100 को 11.1803 से डिवाइड मार के मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों देखिए इतना आ गया, इसको डिवाइड मारे यानी 100 को 11.1803 से डिवाइड मारे तो 8.9443 आ गया, और एक और 0 को माइनस किए -63.4349 से, तो मेरा प्लस में 63.4349 आ गया। अब ये आ गया मेरा करंट, और हमको फिर निकालने एगो आंसर आ गया, एगो आंसर आ गया, इतना करंट ये आ गया एगो आंसर, इसको आप एम्पियर में लिख करके आंसर आप छोड़ सकते हैं, एम्पियर, है ना। एगो आंसर आ गया, दूसरा आंसर क्या निकालने वाला, पावर, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर होता है VI cos phi, एक्टिव पावर। अब जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग पावर निकालने बोला है मतलब केवल एक्टिव पावर निकालना है, नहीं, पावर निकालने बोला है मतलब आपका सिलेबस में क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेशन करना है किसके किसके बीच में, एक्टिव पावर भी, रिएक्टिव पावर भी और एपरेंट पावर भी। तो आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर सभी निकालना होगा, है ना। तो हम लोग पहले एक्टिव पावर निकाल लेते हैं, तो एक्टिव पावर VI cos phi, तो V का वैल्यू कितना दिया 100, और यहाँ पर एंगल नहीं लेना है क्योंकि एंगल हम लोग cos के साथ ले ही रहे, तो बार बार काहे एंगल लेंगे, तो खाली 100 को लीजिए गुना करंट अभी निकाले 8.9443, और यहाँ से cos गुना cos और एंगल फाई क्या, फाई जो है ना दोस्तों, ये जो tan इनवर्स आया, tan इनवर्स -10 बटे 5 है ना, ये आया, इसी को जो माइनस में है ना उसको प्लस में ले लीजिए, ये जो माइनस में है ना उसको प्लस में ले लीजिए, वही मेरा फाई। नहीं आया समझ में, देखिए फाई निकालने का मैं आपको एगो फॉर्मूला बता रहा, फॉर्मूला फाई निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं है, खाली ये वाला है। फाई का फॉर्मूला होता है एंगल आई जो आया उसको एंगल V से माइनस कर दीजिए, तो एंगल आई क्या है 63.4349 माइनस कर दीजिए एंगल V से, तो एंगल V क्या है 0, बस देखिए वही आया ना 63.4349, देखिए ये माइनस में था ये प्लस में आ गया, तो ये फाई आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं, इसलिए
पावर, तो पावर बराबर वी आई यानी एक्टिव पावर बराबर वी आई कॉस फाइव। तो वी क्या है 100, आई क्या है 8.9443 गुना कॉस फाइव, तो कॉस क्या है और फाइव क्या है यहाँ पर 63.4349। चलिए इसको मैं पूरी गुना करके मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से गुना करके सीधे आंसर बता दे रहा हूं। तो इतना है कि दोस्तों ये मेरा कितना हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, वोल्ट एम्पीयर रिएक्टर में हो गया। तो ये भी आंसर आ गया, ये भी एक आंसर आ गया। अब एपरेंट पावर, तो एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है, अब एपरेंट पावर तो एपरेंट एस वी आई। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर जो वी आई है ना, इसमें देखिए एंगल नहीं है, लेकिन आपको जब वी और आई का वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल के साथ पुट कीजिए, है ना। तो एंगल वोल्टेज का कितना है 100 एंगल 0 डिग्री और गुना आई का एंगल कितना है, यानी पूरा वैल्यू पुट कर दीजिए 9443 एंगल 63.4349। चलिए इसको गुना करते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर से सीधे देखिए इसको कैसे गुना करना है। देखिए 100 को 8.9443 से गुना कीजिए और 0 को गुना नहीं करना है, 0 को जोड़ देना। हमेशा गुना में एंगल जुड़ता है ना, और भागा में एंगल घटता है। तो इसको करते हैं तो देखिए इसको 100 को 8.9443 से गुना किए तो दो पॉइंट उधर, मतलब जो पॉइंट था वो 2 डिजिट आगे बढ़ गया, तो 894.43 हो गया और एंगल दोनों जुड़ गया, यानी इतना ही आ गया। तो ये हमेशा किसमें होगा, वोल्ट एम्पियर में होगा, इसका यूनिट वोल्ट एम्पियर। तो एस भी आ गया। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन दिए आपको यही तीन चीज निकालना है। एक करंट तो अलग से निकालने बोलेगा तो निकालना, नहीं तो फिर ऐसे निकालना तो होगा ही, है ना। या फिर करंट अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, सीधे पावर निकालिए, है ना। तो ये इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन में आपको बनाने दे रहा हूं, उसको आप ट्राई कीजिए, है ना। उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बोल रहा है कि फाइंड आई एंड पी, इसमें भी करंट और पावर निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर आप बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि इसमें रजिस्टर तो दिख रहा है, इंडक्टर भी आ गया, कैपेसिटर भी आ गया। तो इसका मतलब अब हमको जेड जब निकालने बोलेंगे सर कि जेड निकालो रे लड़का, तो जेड अब हम लोग निकालेंगे कैसे, 25 को सीरीज में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, 25 15 माइनस 10 कैसे जोड़ेंगे। हाँ जो आप सोच रहे वही होगा, प्लस जेड 15 और माइनस जेड 10, बस ऐसे ही जुड़ता है, ऐसे सीरीज में ऐसे जुड़ जाता है ना। तो 25 एक जो एक जाति का उसको एक साथ जोड़िए, है ना। मान लेते आरे को यहाँ पर रजिस्टर आता है, मान लेते आरे को रजिस्टर आता है 5 ओम का, है ना। तो 25 प्लस 5 30 ओम हो जाता है ना। तो फिलहाल नहीं है तो उसको रहने देते हैं, समझ में आ रहा है। जो एक जाति का उसको एक साथ जोड़ना है, जो अलग जाति का उसको एक साथ जोड़ना है। तो 15 में 10 घटेगा तो प्लस जे 5, है ना। तो ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसको ये जो किस फॉर्म में आया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसको ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, पोलर फॉर्म में। तो जेड बराबर हो जाएगा √25 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको नहीं बताऊंगा, आपको खाली स्टेप बता दे रहा हूँ। 5/25 दूसरा वैल्यू बटे पहला वैल्यू, इसको जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू, है ना, कुछ वैल्यू आएगा, है ना, कुछ वैल्यू आएगा, उसको ये पोलर फॉर्म में आ गया, है ना। इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगा, वो एंगल इस तरीके से पोलर फॉर्म में आएगा, है ना। जो भी वैल्यू आया उसको इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आई बराबर v बटा जेड। तो v क्या है 200 एंगल 0 डिग्री। देखिए सारा कुछ आपको ही करना, मैं आपको केवल प्रोसेस बता दे रहा हूँ। जेड का वैल्यू जो भी आया उसको एंगल इस तरीके से पुट कर दीजिए और साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे किया जाता है। देखिए जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, तब मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाने भी सिखाया था, है ना, वहां पर स्क्रीन रिकॉर्ड करके। तो आप उस वीडियो को तो जरूर जाकर देख लीजिए, अगर आपका इस तरीके से कैलकुलेशन में जरूर दिक्कत हो रहा है तो है ना, तो वो वाला वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। हाँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको घबराने का बात नहीं है। तो इसको डिवाइड मार देना, 100 को उसका जाति से डिवाइड मारना है और ये माइनस ए, ये जो डिवाइड में तो एंगल घट जाएगा, है ना। जो भी आएगा आपको यहाँ पर लिख देना है, जो भी आएगा एंगल, जो करंट है वो एम्पियर में आएगा, है ना। और वो भी कैसे आएगा, इस तरह एंगल के फॉर्म में आएगा, है ना। हाँ तो करंट आ गया। नाउ पावर, तो पावर के लिए P बराबर वी आई कॉस फाइव। फाइव कैसे निकालेंगे, फाइव जो tan इनवर्स का जो वैल्यू आया ना, मान लेते क्योंकि ये देखिए प्लस 25 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 25, यानी इसको जो एंगल आप निकालेंगे प्लस मिल जाएगा, तो उसका माइनस वैल्यू यहाँ पर ले लीजिए 5 में, है ना। तो ये भी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, है ना, आई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, गुना कॉस, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको केवल माइनस में ले लीजिए, माइनस में। हाँ जो भी वैल्यू है उसको आंसर आ जाएगा, वो किस में हो जाएगा, वाट में हो जाएगा आंसर, वाट में। फिर क्यू बराबर हो जाएगा वी आई साइन फाइव। तो भी का जो भी वैल्यू आएगा गुना आई का जो भी वैल्यू आएगा। हाँ यहाँ पर एंगल नहीं लेना है, केवल वोल्टेज का केवल 200 लेना है, एंगल 0 डिग्री तो नहीं लेना है ना। उसी तरीके से करंट का एंगल तो नहीं लेना है, क्योंकि काहे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से cos फाई और sin फाई पहले से एंगल है ये मेरे पास, गुना साइन, है ना। और जो भी वैल्यू है माइनस में फिर वो वाला ले लेना, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर रिएक्टर, हो गया आंसर। और फिर एस, तो एस बराबर हो जाएगा वी आई, और इसमें एंगल लेना है, इसमें तो भी कितना है 200 एंगल 0 डिग्री, गुना करंट का जो भी आया उसको ले लीजिए, और उसका आंसर किस में आएगा, उसका जो भी आंसर आएगा एंगल में आएगा, है ना। और कितना है उसको हम लोग यूनिट क्या लिखेंगे, वोल्ट एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सारा कुछ आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिए समझने के लिए। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको बनाना बहुत जरूरी है, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेगा।
हाँ, इसको भी आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके स्क्रीन में 2 क्वेश्चन दिख रहा है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करके आप आई का वैल्यू, पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू और एस का वैल्यू यूनिट के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, यूनिट के साथ, समझ में आ रहा है। जैसे करंट का एम्पियर, पावर का, एक्टिव पावर का वाट में, रिएक्टिव पावर का वोल्ट एम्पियर रिएक्टर में, एस का यानी एपरेंट पावर का वोल्ट एम्पियर में। तो दोनों का देखिए, इसमें 2 रेजिस्टेंस है तो दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, 5 + 15 20 हो जाएगा, दोनों एक साथ जुड़ जाएगा 10 और -50 तो -40 हो जाएगा, तो जेड बराबर आ जाएगा, है ना। और इसको निकाल देना है आई, पी, क्यू और एस का वैल्यू। इसमें देखिए, इसमें जो आपका वोल्टेज है, पावर सप्लाई है ना, सप्लाई वोल्टेज, वो इस फॉर्म में 200 sin 314t - 10, 314t - 10, यानी ये किस फॉर्म में, ये साइनसोइडल फॉर्म, या फिर ये किस फॉर्म में, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, है ना। तो इसको आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, यानी एंगल वाला इस फॉर्म में लाना है। कैसे लाना है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ ऑन वेक्टर्स वाला वीडियो में मैंने आपको समझाया, आप जाकर के देख लीजिए, नहीं जानते तो, और जानते तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर 5 ओम और 10 मिली हेनरी। अब ये जो मिली हेनरी है ना, ये अभी आपको जे का फॉर्म में लाना है, जे का फॉर्म में, ये मिली हेनरी, पहले तो इसको मिली को 10 का पावर -3 से हेनरी बना लेंगे, यानी फिर एक्सल का वैल्यू निकालेंगे, एक्सल, यहाँ पर एक्सल का वैल्यू निकालेंगे, जे एक्सल का, है ना, जे एक्सल का वैल्यू निकालेंगे, यानी एल ओमेगा, इस फॉर्मूला से जे एक्सल निकाल लेंगे, है ना। जे एक्सल निकल गया तो फिर मेरा इस तरीके से जे का फॉर्म में आ गया, और 5 से इसको जोड़ देंगे, है ना, और जेड निकाल लेंगे, और जेड निकालने के बाद फिर वही जितना कॉन्सेप्ट है सारा कुछ वही सब लगाना है। हाँ, लेकिन यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा जरूर, ये जो साइनसोइडल फॉर्म में इसको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, इसको आप पोलर फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर डिवाइड मारने में बड़ी दिक्कत होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए आए और इस तरीके के सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियो आपको हर समय पर मिलता रहेगा, समय समय पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।